हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल विच इज़ संभव यस वी कैन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करें क्योंकि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आपको मिलने वाला है। हम जैसे कि जानते हैं कि भारत में लैंगिक असमानता की जो स्थिति है वो बदस्तूर जारी है। इतना आधुनिकीकरण होने के बाद इतनी कहते हैं ना कि हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग हो रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। लेकिन लैंगिक असमानता की जो स्थिति है वो अभी हम कहें कि बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है तो ऐसा नहीं है। भारत में लैंगिक असमानता की जो वास्तविकता है बहुत जटिल और बहुत ही विविध है, अपने आप में बहुत ही डिफरेंशिएशन रखती है क्योंकि ये कई मायनों में, कई क्षेत्रों में, कई वर्गों में हमें मौजूद दिखती है। पिछले दशक में अगर देखा जाए तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, इन पर बात तो बहुत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं हम फिर भी। तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को स्पष्ट रूप से राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में मान्यता दी गई कि नहीं भाई, अगर इस पर काम नहीं किया गया तो बात बनेगी नहीं। हम चाहे कितना ही विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े, लेकिन हमें इन दो चीज़ों पर काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लगभग आधी आबादी की को अगर हम निष्क्रिय कर दें, अगर हम उसमें से कुछ ही परसेंटेज को जो है आगे लेकर के चलेंगे, आगे आने देंगे, तो फिर बात नहीं बनने वाली है। तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का काम बहुत ज़रूरी है और साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने का काम ये भी बहुत ज़रूरी है। ये लक्ष्यों में से एक था जो 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसे MDG कहा जाता है, उसमें लक्ष्यों में से भी एक था जिस पर भारत ने अपना हस्ताक्षर भी किया। ठीक है, तो ये जो स्थिति है अगर हम प्राचीन काल से लेकर के देखें अभी तक के समाजों में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया। प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो महिलाओं को फिर भी उच्च सम्मान दिया जाता था। वेदों और उपनिषदों की बात की जाए तो एक महिला की जो स्थिति थी वो एक माँ, एक देवी की थी। प्रारंभिक वैदिक युग में अगर लड़कियों को देखा जाए तो उनकी बड़ी देखभाल हुआ करती थी, वो बहुत सावधानी से उनका पालन पोषण किया जाता था। फिर बहुविवाह की प्रथा आई जिसने महिलाओं की जो स्थिति है उसको खराब कर दिया, और मध्यकाल में हम देखें तो पर्दा प्रथा हो गया, दहेज हो गया और सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं हैं वो अस्तित्व में आ गई। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नारी का दर्जा कम होता गया। इतनी, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप होने के बाद भी, इतनी प्रगति होने के बाद भी उसका नेगेटिव फ़ायदा लोगों ने ज़रूर उठाया। कन्या भ्रूण हत्या के रूप में वो हमारे सामने आ गया। लोग पहचान करने लगे कि गर्भ में क्या है, लड़का लड़की, और उसके आधार पर कन्या भ्रूण हत्या का जो प्रचलन था वो बढ़ गया, जिससे महिला अनुपात में गिरावट आ गई। 923 है मात्र, अगर देखा जाए 2011 के अनुसार तो एक पर 1000 की पुरुषों की तुलना में 923। तो भाई इस असमानता के लिए जिम्मेदार तो हम ही हैं, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का तो काम करना ही करना है। तो महिलाओं का आरक्षण और समानता के मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज के अपने सेशन में, और देखते हैं कि आखिर जो सरकार प्रयास कर रही है क्या रंग ला रही है, नहीं लग रही है। तो रंग तो ला रही, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि पास हो गया है बिल, और ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा योगदान है। भारत में देखा जाए तो महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, लेकिन ये जो आधी आबादी है कभी शोषण तो कभी अत्याचार के मामलों में अक्सर चर्चा में रहती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश हो गया, 3 तलाक की बात हुई, या जब भी महिलाओं की समानता की बात की जाती तो हम भूल जाते हैं किसी भी वर्ग में समानता के लिए सबसे पहले अवसरों की समानता होना बेहद जरूरी है। हमें अवसर ही नहीं मिलेंगे तो बात बनेगी कहाँ से। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि देश में आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिए पर है। ये स्थिति तब है जबकि जितनी भी महिलाओं की राजनीति के निचले पायदान से ऊपरी पायदान तक जितना भी, जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमताओं का लोहा मनवाया है। महिलाओं ने काम तो किया। अच्छा, राजनीति में अभी तक स्थिति क्या रही? देखिए, ये मैं आरक्षण मिल गया उसमें क्या है पूरा सीन वो नहीं, उसके पहले की स्थिति क्या थी उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद में अगला वीडियो आएगा उससे रिलेटेड। राजनीति पे हाशिए पे रही हैं महिलाएं। इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि संसद में
33% आरक्षण दिलाने के लिए लाया गया महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद में लोकसभा में सालों से लंबित पड़ा रहा। अब चूंकि ये बैक का है तो आपको इसी तरीके से समझना होगा सारी चीजें। पास तो अभी 2 दिन पहले हुआ है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी बहुत कम संख्या में महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं। राजनीतिक भागीदारी की अहम प्रक्रिया यानी मतदान में भी महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों की राय के बिना मतदान कर ही नहीं सकती। पंचायती राज व्यवस्था में जरूर ये 33% जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिला था, लेकिन उसका फायदा भी पुरुषों ने ही उठाया। उसमें महिलाओं की स्थिति के सुधार पे बात की गई, बट पुरुषों ने ज़्यादा फायदा उठाया। और जैसे हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं ना व्यवहार में कि प्रधान पति और इस तरीके से, तो पुरुष भी ज़्यादातर काम काज संभालते थे, अभी भी हाथ बंधे हुए प्रतीत होते थे। महिला आरक्षण का जो विधेयक का जो मुद्दा था, तो पहली बार वर्ष 1974 में संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में उठाया गया। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया। 1993 में जो संविधान में 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, तो उसके तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया, लेकिन देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया। तो इस तरीके से मतलब ये ना, इस पे काम तो हो रहा था, लेकिन कुछ वही ढाक के पात 3 पात कहते हैं ना। 1996 का विधेयक भारी विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति के लिए हवाले कर दिया गया था और 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में फिर से इस विधेयक को पेश किया, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों और भारी विरोध के बीच में ये भी लैप्स हो गया। मतलब कहानी चल रही थी लगातार, काम हो रहा था। ऐसा नहीं है कि अभी सडनली पेश किया गया और सडनली, तो उस पर काम बहुत लंबे समय से हो रहा था। आप समझिए 1974 से इस पर काम हो रहा है। फिर 99 आया, फिर 2002, फिर 2003, फिर इस तरीके से ना बार बार कोशिश की गई, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात, कुछ हुआ नहीं। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसके 2 साल बाद 2010 में तमाम राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार कर राज्यसभा में ये विधेयक पारित करा दिया गया। 2010 में ये मतलब एक कहते हैं ना हाफ प्रोसेस में पहुंच गया और देखा जाए तो उन्होंने राज्यसभा में पारित करा लिया। कांग्रेस को बीजेपी और वाम दलों के अलावा कुछ और अन्य दलों का साथ मिल गया, लेकिन लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार इस विधेयक को पास नहीं करा पाई, पारित नहीं करा पाई। अच्छा, अब विधेयक की जरूरत महसूस हुई क्यों? भारत की संसद में देखा जाए तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो केवल और केवल 11.8% है। ऐसे में सवाल ये है कि देश की आधी आबादी राजनीति के क्षेत्र में कहाँ है और अभी उसे कितनी दूरी तय करनी है? क्यों नहीं भाई, सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व है वहाँ पर, महिलाएं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं उतनी उस लेवल की नहीं है, बहुत तो मतलब जाहिर सी बात है, आजकल एजुकेशन का जो दौर है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कितनी दूरी तय करनी है अभी, ताकि वो आधी आबादी के कथन को पूरी तरीके से चरितार्थ कर सके। जब बांग्लादेश जैसा देश जो है वो संसद में महिला आरक्षण दे सकता है, तो भारत में दशकों बाद भी महिला आरक्षण विधेयक की दुर्गति क्यों पड़ी हुई है? तो विधेयक की राह में बाधाएं जैसे हम देखते हैं श्रीनेम राय और कैरोल एस्पेरी द्वारा संपादित पुस्तक विमेन मेंबर्स इन द इंडियन पार्लियामेंट में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का कारण विभिन्न दलों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तथा पुरुषवादी मानसिकता को बताया गया। इस विधेयक का विरोध करने वालों का कहना यह है कि दलित और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। उनके अनुसार सवर्ण, दलित और ओबीसी महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियों में अंतर होता है और इस वर्ग की महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता है। उनका ये भी कहना है कि महिला विधेयक के रोटेशन के प्रावधानों में विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक तर्क ये भी है कि इस विधेयक से केवल शहरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही संसद में बढ़ पाएगा। इसके बावजूद यह एक दिलचस्प तथ्य है कि किसी भी दल से महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उस अनुपात में नहीं उतारा जाता जिससे उनका प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके।
अब बात हम ये करें कि यहाँ तो मान लिया दुर्गति हो रही थी, अभी तक हो रही थी, अभी तो खैर पास करा लिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर जैसे हमने कहा ना कि हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है, सामाजिक व्यवस्था में योगदान, अगर हम सोशल सिस्टम के फॉर्म में अगर हम महिलाओं की स्थिति को देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों का तो ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बट उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं ना कि अभी भी कम ही आंकी जा रही हैं। तो अब यहाँ का तो हाल ये है, लेकिन विश्व स्तर पर क्या हाल है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैश्विक स्थिति क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी हिलेरी क्लिंटन का कहना है कि जब तक महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता है। जब तक महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाता तब तक सच्चा लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। दुनिया में लोकसभा जैसे निचले सदन में महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत इस मामले में पाकिस्तान से भी पीछे। जिनेवा स्थित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत को देखा जाए तो 150वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान को 101वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में रवांडा पहले, क्यूबा दूसरे और बोलीविया तीसरे स्थान पर। इन देशों की संसद में महिला सदस्यों की जो संख्या है 50% से ज़्यादा है। तो इसमें 50 देशों की संसद में महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों के 30% से भी ज़्यादा है। तो भारत की मतलब स्थिति तो बड़ी कमज़ोर है इस मामले में देखा जाए। ये पूरी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। देखिए, नेपाल में हम देखते हैं महिला सांसद 90 है, तो हिस्सेदारी इनकी कितनी हो 32 हो गई। चीन की देखी जाए तो 24 है, परसेंटेज में अगर देखा जाए 20% है। पाकिस्तान 20%, भूटान 12%, भारत 14% है, भारत 12% है, म्यांमार 11% है और श्रीलंका जो है 5.3%। अब ये देखो, अब डिपेंड करता है भारत में क्या स्थिति है। भारत की स्थिति की बात करें तो 1952 में लोकसभा में 22 सीटों पर महिलाएं चुनकर आई थी, लेकिन 2014 में हुए चुनाव के बाद लोकसभा में 62 महिलाएं ही पहुंच सके, यानी 62 वर्ष में 36% वृद्धि। 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4% थी और 2000 की लोकसभा में लगभग 11% है, लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत से 20% कम है। हालांकि भारत के आम चुनाव में महिला उम्मीदवारों की सफलता का विश्लेषण करने में पता चलता है कि ये पिछले 3 आम चुनावों से बेहतर रही है। 2014 के आम चुनाव में महिलाओं की सफलता दर देखा जाए तो 9% रही, जो पुरुषों की 6% की तुलना में 3% ज़्यादा है। तो स्थिति तो खैर अगर देखा जाए तो कहा जाए बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी तो नहीं रही कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, अब जरूर स्थिति अच्छी होगी, ये बात तय है। वृद्धि हो रही थी लगातार, और सबसे अच्छी बात यही है कि जो समानता की बात की जा रही है, समानता के लिए बात हो रही है, वो अब काम करेगी। तो फायदे क्या होंगे? 33% का जो आरक्षण है वो मिल जाएगा, कद बढ़ेगा महिलाओं का कहीं ना कहीं। ये ऐतिहासिक बदलाव है, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। विमेन रिजर्वेशन बिल केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक पास करने के बाद में हर राज्य में कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, हर राज्य से अपना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। पार्लियामेंट्री स्पेशल सेशन जो हुआ महिला आरक्षण बिल 2023 पर राज्यसभा में चर्चा के बाद में बिल ये जो गुरुवार को पास हो गया। बिल के समर्थन में 215 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय तय किया गया था। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से इसको पुकारा गया, इस नाम से ये विधेयक लाया गया था, और ये बिल जो है लोकसभा में बुधवार को ही पास हो गया था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। तो ये बिल पास हो गया है, और अब महिलाएं खुश हो जाएं कि भाई अगर आप अपने स्तर से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो बिल्कुल आपके पास में पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने का। क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाएं घर भी संभाल सकती हैं और देश भी संभाल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो बस
जिनको इंटरेस्ट है, जो आना चाहती हैं, जो देश सेवा में आना चाहती हैं, वास्तव में कुछ करना चाहती हैं, जिन्हें लगता है कि वो राजनीति में आकर के कुछ कर सकती हैं देश और समाज के लिए, तो ज़रूर उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको एक मौका भी, एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, और आगे का जो आपका सोशियोलॉजी से रिलेटेड सेशन है वो भी बहुत जल्दी आएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।